वेलकम फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लॉ बाय सुमित केपी पर। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे और छोटी छोटी चीजें इनके बारे में जानेंगे जो एग्जाम में भी पूछी जाती हैं और जनरल नॉलेज के लिए कोई भी किसी के लिए भी उपयोगी हो सकती है। अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि ये, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो कई देशों से मिलाकर बना है, यानी कि उसमें किसी न किसी देश के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है। ठीक है ना। तो अब फिलहाल हम पढ़ रहे हैं डीपीएसपी के बारे में। तो डीपीएसपी जो लिए गए हैं हमारे संविधान में, वो सोर्स यानी कहां से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। और कहां से कहां तक है, ये है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, पार्ट 4 में दिए गए हैं ये ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक पार्ट 4 में भारतीय संविधान के और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिए गए हैं। अब इसके बाद हम सारे डीपीएसपी को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि जो हमारे भारतीय संविधान में संशोधन हुए उनका क्या प्रभाव पड़ा है डीपीएसपी पर, यानी कौन कौन से डीपीएसपी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से लागू हैं और कौन कौन से डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। दोस्तों, जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर थे, जिन मेंबर का काम था उसको ड्राफ्टिंग करना। ठीक है। अब उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक मेंबर थे बीएन राव। तो बीएन राव ने ये सलाह दी थी संविधान सभा के मेंबर्स को कि जो हम भारतीय संविधान बना रहे हैं उसमें दो तरीके के अधिकार होने चाहिए नागरिकों के लिए। एक अधिकार तो वो होने चाहिए जो इन्फोर्सिएबल हो, और एक अधिकार वो होने चाहिए जो नॉन इन्फोर्सिएबल हो। ठीक है ना। तो इस चीज को जब इन्होंने ये सलाह रखी थी, ये प्रस्ताव रखा था, तो इस चीज को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने इसको इस रूप में अपना दिया कि इन्फोर्सिएबल के रूप में तो उन्होंने रख दिए फंडामेंटल राइट्स, और इसके रूप में रख दिए उन्होंने डीपीएसपी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये तो हम सब जानते ही हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो इन्फोर्सिएबल होते हैं, यानी कि अगर उनका वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। और जो डीपीएसपी होते हैं वो नॉन इन्फोर्सिएबल होते हैं, यानी कि उनका अगर सरकार के लिए होते हैं, वैसे तो ये सरकार की ड्यूटी होती है, और इसके लिए अगर वायलेशन होता है या इनको नहीं मानते हैं वो, तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है। अब एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 36 से लेकर 51 तक दे रखे हैं। तो आर्टिकल 36 की हम बात करते हैं, शॉर्ट में समझेंगे, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानेंगे। आर्टिकल 36 में क्या है, 36 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, स्टेट की परिभाषा दी गई है। यानी कि जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं तो राज्य का क्या मतलब होता है, ये इसमें लिखा है। राज्य का वही मतलब है जो आर्टिकल 12 में दे रखा है। आर्टिकल 12 में दे रखा है फंडामेंटल राइट्स के लिए। ठीक है। और इसमें दे रखा है डीपीएसपी के लिए, मतलब वही है। तो इसका आर्टिकल 12 में जो दे रखा है उसमें स्टेट का मतलब, वैसे तो जनरली अगर हम देखें तो स्टेट का मतलब होता है राज्य, लेकिन स्टेट में यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी पढ़ते हैं तो स्टेट का मतलब होता है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 के अनुसार एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इसमें, ठीक है ना,
स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाती है इसमें, और गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई और जो स्टेट के अंडर में होती है, और कोई प्राइवेट अथॉरिटी जो किसी रूप से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये सब राज्य का मतलब, ये सब चीजें राज्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, 36 सिर्फ यही बताता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 37। 37 क्या कहता है? 37 वही कहता है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था। आर्टिकल 37 वो ये कहता है कि जो ये डीपीएसपी होते हैं ये नॉन इन्फोर्सिएबल नहीं होते हैं। ये इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया, यानी कि इनके आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं कोर्ट से जाके। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल होते हैं ये। इन यानी कि ये फंडामेंटल होते हैं। स्टेट जो पॉलिसी बनाती है या रूल्स बनाती है, जो गवर्न करती है, जिस हिसाब से राज्य है या सरकार है, उसके लिए ये फंडामेंटल होते हैं। ठीक है, मतलब राज्य की ये ड्यूटी है कि वो जो पॉलिसीज बना रही है या जो लॉ बना रही है वो इन डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बनाए। ठीक है, वो सारी चीजें उसमें दे रखी है, क्या क्या उसके कर्तव्य होने चाहिए, क्या क्या उनको करना चाहिए सरकार को, वो सब चीजें दे रखी है। इसी बिहाफ पे हम आर्टिकल 38 को समझते हैं। आर्टिकल 38 में ये कहता है स्टेट जो है वो सोशल ऑर्डर मेंटेन करेगा फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी पीपल। मतलब ये कहा गया है आर्टिकल 38, ये सब चीजें संविधान जब बना था तभी से लागू है। बाकी मैं वो बताऊंगा कि संशोधन के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया है। ये संविधान में कहा गया था आर्टिकल 38 में कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाएगी या ऐसा वातावरण बनाएंगे कि जिससे लोगों का कल्याण हो, उनका प्रमोशन हो। ठीक है ना, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर मतलब उनका कल्याण हो, सोसाइटी पीपल। अब आर्टिकल 39 दिख ही रहा होगा। आर्टिकल 39 में भी यही चीज लिखी है कि जब स्टेट जो है, स्टेट में मैंने आपको बता ही दिया था, स्टेट जो है कोई भी पॉलिसी बनाएगा, कोई भी लॉ बनाएगा, तो उस लॉ को बनाते समय वो कुछ बातों का ध्यान रखेगा। ठीक है ना, सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करेगा। इसमें बहुत सी चीजें दी गई हैं, कई पार्ट हैं इसके। मतलब के जो सोर्सेस हैं उस टाइम पे जब संविधान लागू हुआ था तो जो सोर्सेस थी वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ठीक है ना, और वुमेन और मैन में इक्वली होनी चाहिए। ये सब सारी चीजें इसके अंतर्गत दी गई हैं। इसके बाद है 39A, वो मैं जब बाद में ही बताऊंगा आपको। आर्टिकल 40 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 40 में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ठीक है, राज्य ग्राम पंचायतों को। इसके बाद आता है आर्टिकल 41। तो 41 में स्टेट जो है वो कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाएंगी जब वो एजुकेशन और वर्क इनका प्रबंध करेगा नागरिकों के लिए। कौन कौन सी सिचुएशन? अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस,
और डिसेबलमेंट। ठीक है, इन सिचुएशन में ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो एजुकेशन और वर्क का प्रबंध करेगा नागरिकों के लिए। इसके बाद आता है आर्टिकल 42। तो 42 जो बात करता है वो मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात करता है। यानी कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो जो वर्कर्स हैं उनके लिए काम करने लायक वातावरण या फिर मैटरनिटी रिलीफ की सुविधा प्रदान करेगा। यानी कि जब मैटरनिटी रिलीफ का मतलब होता है वो जो डिलीवरी के बाद छुट्टी चाहिए होती है लेडीज को, वो तो ये मैटरनिटी रिलीफ से रिलेटेड सारे मैटर्स ये आर्टिकल 42 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 43 की। आर्टिकल 43 आर्टिकल 43 बात करता है लिविंग वेजेस ईटीसी। यानी जो वर्कर हैं उनके वेजेस, किराया वगैरह वो सब आर्टिकल 43 के रिगार्डिंग आता है। आर्टिकल 44 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि पूरे राज्य में, पूरे देश में एक ही लॉ चलना चाहिए सिविल मैटर्स में, चाहे वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब पर एक ही नियम लागू होना चाहिए, एक ही कानून लगना चाहिए। ये चीज यूनिफॉर्म सिविल कोड में, अब ऐसा भारत में तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जब संविधान बना था, जब बंटवारा हुआ था, तभी हिंदुओं के लिए अलग लॉ, मुस्लिमों के लिए अलग, सारा फिर संशोधन होते होते उसमें ऐसा हो गया। लेकिन अब भी भारत में एक स्टेट ऐसा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है, यानी कि वहां केवल एक ही लॉ सब पर लागू होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी रिलीजन का हो। वहां होता है गोवा। गोवा में ये चीज लागू है, गोवा में है, गोवा सिविल कोड चलता है। जैसे कि और जगह चलता है ना, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये सब चीजें, गोवा में गोवा सिविल कोड चलता है, एक ही कोड चलता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत बहुत आता है, ये तो पूछ ही लेता है कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 45 वो आपको भी मैं बताऊंगा, अमेंडमेंट जब पढ़ाऊंगा उसी के साथ। इसके बाद आता है आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। इसमें स्टेट की ड्यूटी है कि वो एससीज, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अदर वीकर सेक्शन है, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा। आर्टिकल 46। ठीक है, आर्टिकल 47 आर्टिकल 47 में ये दिया गया है कि ये स्टेट की ड्यूटी है, तो वो प्रोहिबिशन ऑफ एल्कोहल एंड अदर ड्रग्स, पॉसिबल तो है नहीं है लेकिन फिर भी दे रखा है आर्टिकल 47 में कि वो जो राज्य है वो अल्कोहल और अदर जो ड्रग्स हैं, नशीले पदार्थ, उनका सेवन करने से रोकेगा, मतलब उसको अलाउड करेगा, लेकिन ओनली फॉर मेडिकल पर्पसेस। ठीक है, मेडिकल पर्पसेस। लेकिन ये सब तो आप जानते ही हैं कि अल्कोहल हमारे देश में बैन होना ये तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन किसी किसी स्टेट में ये कर सकते हैं, जैसे बिहार में कर रखा था, शायद अभी भी है बिहार में। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 48। बिहार में बैन है ना, क्यों? आर्टिकल 48 में क्या दे रखा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड
एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, आर्टिकल 48 में ये स्टेट की ड्यूटी है, ये है कि वो एग्रीकल्चर यानी कृषि के क्षेत्र में और पशु पालन के क्षेत्र में इसका ऑर्गेनाइजेशन करेगा, यानी इसको प्रमोट करेगा। अब इस तरीके से समझते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, जैसे कि डेयरी जो कामधेनु स्कीम चली थी यूपी में, उसको इसी चीज से जोड़ा जाता है। जैसे वो सरकार जो है वो सब्सिडी देती है, लोन अगर आप ले रहे हैं और वो डेयरी आप पशुपालन करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सरकार सब्सिडी देती है। एक तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट कर रही है आपको कि आप एनिमल हस्बेंड्री करिए, एग्रीकल्चर में लोन देता है, कृषि लोन जिसको बोलते हैं, वो सब चीजें आर्टिकल 48 से ही उसका एसेंस मिलता है। ठीक है ना, इस चीज को ऐसे समझने की। इसके बाद हम आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 में ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्शन करेगा। किस चीज की? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड नेशनल प्लेसेस। मतलब प्राचीन जो इमारतें हैं और प्राचीन जो ऐसे प्लेसेस हैं जो राष्ट्रीय संपत्ति के अंतर्गत आते हैं, उन सबकी प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी जो है वो आर्टिकल 49 में स्टेट की होती है। यानी कि जैसे कि ताजमहल हो गया, ये राष्ट्रीय संपत्ति है अपनी, ठीक है, लाल किला है, इसको अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो वो सारा स्टेट की ये ड्यूटी है, तो वो प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी लॉ है वो आर्टिकल 49 से उसका एसेंस मिलता है। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो जुडिशरी को सेपरेट रखेगा एग्जीक्यूटिव से, यानी कि जुडिशरी में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये अपने आप में सोवरेन होगी। ठीक है, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होगा, ये निष्पक्ष अपना काम करेंगे। ये सेपरेशन, इसके ऊपर मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कोलेजियम व्यवस्था, उसमें ये चीज आपको और अच्छे से समझा दूंगा। आर्टिकल 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। यानी कि इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करेगा, स्टेट की ड्यूटी है, लोगों को ये प्रमोट करेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, व्यवस्था, उसको बनाए रखें और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर उसको फॉलो करने के लिए प्रमोट करेगा सिटीजन्स को। तो ये तो हो गया सब कुछ डीपीएसपी के बारे में। अब मैं शॉर्ट्स में आपको बता देता हूं कि जो जो संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं वो कौन से आर्टिकल हैं। ठीक है ना, संविधान संशोधन का क्या क्या प्रभाव पड़ा है डीपीएसपी के ऊपर? सबसे पहला तो सबसे ज्यादा जो पड़ा है वो पड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो है कौन सा? 42। ठीक है, ये कब हुआ था? 1976 में। मैंने पहले भी बताया था आपको, 42वां जो संविधान संशोधन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लेता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें बहुत चेंजेस किए थे, सबसे बड़ा संशोधन है, तो इसके द्वारा जोड़ा गया था आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A क्या है? आर्टिकल 39A, इसमें क्या जोड़ा गया था? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, यानी राज्य की ये ड्यूटी है कि वो इक्वल सबको समान न्याय देगा और फ्री लीगल एड देगा। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं हो पाते हैं कि वो अपना केस लड़ सके या किसी वकील को अपनी फीस दे सके, तो ऐसी स्थिति में स्टेट के लिए ये ड्यूटी है कि वो उनको प्रोवाइड कराएगा, उनकी तरफ से केस लड़ेगा। यानी ये संविधान में तो दे रखा है ये, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें प्रैक्टिकली
तो ये चीज लागू है, तो हाँ ये लागू है, ये है सीपीसी के अंदर। तो हम इसको बात करते हैं ऑर्डर 33, जिसको हम पॉपर सूट बोलते हैं, ठीक है। और सीआरपीसी की अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल की, तो क्रिमिनल में है सेक्शन 304। जब ये सीआरपीसी और सीपीसी पढ़ाऊंगा तो डीपली मैं आपको ये सब चीज पढ़ाऊंगा। तो ये आपको अभी बताने की कोशिश मैंने ये करी है कि फ्री लीगल एड की, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ संविधान में ही दे रखा है, ये प्रैक्टिकली भी चलता है, ठीक है। ऑर्डर 33 और सीपीसी में ये सिविल मैटर से रिलेटेड होता है, ये क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड होता है, मार धाड़ वगैरह। तो उसमें सेक्शन 304 और इसमें सीपीसी में ऑर्डर 33। इसके बाद क्या जोड़ा गया था? इसके बाद जोड़ा गया था आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A जोड़ा गया था, ये भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। इसमें क्या गया था? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर। यानी कि वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में, यानी कि ये चीज जोड़ी गई थी आर्टिकल 43A के द्वारा संविधान संशोधन में, ठीक है। संविधान में जब भी कोई संशोधन करके कोई चीज जोड़ी जाती है ना, तो अलग से नहीं जोड़ी जाती, उसके साथ कैपिटल A B C D इस तरीके से जोड़ी जाती है, ठीक है। अगर उसमें कुछ चेंजेस किया जाता है तो वो उसी में हो जाती है। जैसे कि अब मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं, जो नेक्स्ट था आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 इसमें कुछ जोड़ा नहीं गया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ संशोधन किया गया था। संशोधन वैसे जोड़ना तो संशोधन के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें सिर्फ हल्का सा चेंज किया गया था। इसमें अब जो है वो ये है कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगा। लेकिन इससे पहले जब ये संशोधन हुआ था, 97 संशोधन हुआ था ये 2011 में। नहीं 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 नहीं, नहीं। आर्टिकल 45। अब आर्टिकल 45 में कोई भी चीज जोड़ी नहीं गई थी, केवल और केवल इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया था। जैसे मैंने बताया, अगर जोड़ा गया होता तो यहाँ आर्टिकल 45A लिखा होता, अगर कोई नई चीज होती। इसमें केवल कुछ चीज को चेंज किया था। इसमें पहले क्या था, इसमें जो चेंज किया था वो ये किया था कि इसमें अब तो जो चल रहा है कि वो 6 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनके लिए शिक्षा का प्रबंध करेगा, ठीक है, राज्य। पहले जो था 6 से 14 था, अब जो है वो 6 से 14 को आर्टिकल 21A में फंडामेंटल राइट बना दिया गया 6 to 14 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब वो उनका मौलिक अधिकार हो गया, ठीक है। ये कौन से संशोधन से जोड़ा गया था? CAA 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। ये कब हुआ था? ये 2002 में। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है शिक्षा का अधिकार कौन से संशोधन से जोड़ा गया था, तो वो 86वें संशोधन से जोड़ा गया था 2002 में। इसके बाद 42 के द्वारा और क्या जोड़ा गया था? आर्टिकल 48A भी जोड़ा गया था। आर्टिकल 48A जोड़ा गया था, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो आर्टिकल 48A में जो जोड़ा गया था, ये संविधान के 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। इसमें प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये चीज यानी कि राज्य की ये ड्यूटी है कि वो जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उनकी रक्षा, और जो उसमें जंगली जानवर वगैरह हैं उनकी वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करने के लिए। तो इसी
तो आर्टिकल 48A ये कॉन्स्टिट्यूशन के 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। इसमें सिर्फ यही दिया गया है कि जो राज्य है उसकी ड्यूटी है कि वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन करेगा, फॉरेस्ट की, और वाइल्ड लाइफ यानी जो जंगली जानवर हैं उसमें जो जीवन है वो उसकी रक्षा करे और फॉरेस्ट की रक्षा करे। ये सारी जानकारी थी डीपीएसपी के बारे में, और मेरे हिसाब से सब कुछ हो ही गया है। इसके अलावा अगर कोई चीज बचती है तो वो, या आपको कुछ और पूछना हो तो वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बता ही दिया था, कोलेजियम व्यवस्था पाएगी, उसमें मैं अच्छे से समझाऊंगा जो मैंने बताया था, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, उसमें और अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।